हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज है सरस्वती पूजा और सरस्वती पूजा में हम लोग माता सरस्वती का नाम लेकर के आज की क्लासेस को शुरू करेंगे। तो चले आप लोग आगे। ये जो क्लासेज है दोस्तों, ये आपके MCQ क्वेश्चन टारगेट 2022 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं बिहार बोर्ड में, क्लास 10th के बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए है। और हम अपने चैनल पर ये जो क्लासेस लेकर आ रहे हैं, ये वही क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको जो एग्जाम में आपको आएगा, एक भी बाहर नहीं। कम समय में अच्छी तैयारी एकदम अगर करनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए, और लाइक भी कर दीजिए और चैनल को ये शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, आपका सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन आता है कि आय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये आ रहा है क्या कि आय से आप क्या समझते हैं, आय क्या होता है, आय किसे कहते हैं, आय से आप क्या समझते हैं। इन सारी क्वेश्चनों का जवाब एक ही होता है। ओके, तो देखिए जैसा ये इसमें कह रहा है क्या कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बदले, मेरे बात को समझिएगा, कोई कोई होता क्या है, कह रहा है इसमें कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपना शरीर से काम कर रहा है, किस चीज से, शरीर से। जैसा कि आप लोग मजदूर को देखे होंगे, किसको देखे होंगे, मजदूर को, वो अपने शारीरिक से क्या करता है, शरीर से काम करता है कि नहीं करता है। ओके, अब कह रहा है कि अथवा मानसिक कार्य। मानसिक कार्य का मतलब कि बहुत सारे आप लोग देखे होंगे ऑफिस में, कार्यालय में लोग क्या करते हैं, केवल कंप्यूटर के सामने बैठ जाएंगे और बस अपने दिमाग से काम कर रहे, शरीर का उसमें काम ही नहीं है, बस अपना मेंटली काम कर रहे वो। ओके, और इसके बदले में जो उन्हें, देखिए, इन्हीं के बदले में जब उन्हें कोई पैसा मिलता है, जब उन्हें मजदूरी मिलती है, जब उन्हें श्रमिक मिलती है, तो उसी मजदूरी को, उसी रुपए को क्या बोल देंगे हम लोग, आय। क्या बोल देंगे, आय। आय का मतलब इनकम। अब समझिएगा कि भैया, जहां से हम जिस चीज से कमाएंगे पैसा, जहां से मेरे पास पैसे आएगा, चाहे वो हम मेंटली काम करें या फिर फिजिकली काम करें, हम अपने बल से का, शरीर से काम करें या फिर अपने दिमाग से काम करे या फिर किसी को बेवकूफ बनाने का काम करे, तो यूं समझिए पैसे आपके पास जैसे आ रही है, पैसा, समझ पा रहे ना, जैसे आपके पास आ रही है, वो आपके पास क्या है, इनकम है, वो क्या है, आपका आय है। जैसा कि अब समझिए, बहुत सारे होते हैं कि पैसे के स्रोत, आय के स्रोत। स्रोत का मतलब कि जिस चीज से पैसे आ रहे हैं, और पैसे के आने की प्रक्रिया को क्या बोल देंगे, आय बोल देंगे। अब रही बात कि भैया आय का स्रोत मतलब क्या, तो अगर मान लीजिए आपके पापा दुकान खोले हुए और दुकान से उनके पास पैसे वो कमा रहे हैं, तो वो जो दुकान हो गया ना, वो क्या हो गया, आय का स्रोत। क्लियर हो गया। अब समझिएगा, या फिर किसी के पिताजी सर्विस करते हैं, तो सर्विस, नौकरी करते हैं सरकारी, तो उस नौकरी से जब पैसे मिलते हैं तो उसको क्या कह देंगे, आय का स्रोत। और जो पैसा मिलेगा ना, उसी को कह देंगे क्या हुआ, आय। तो बात समझिए, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ तड़पड़ नहीं करना है। और ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आएंगे। ओके, और गारंटी है कि आएंगे। कह रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया शारीरिक कार्य या मानसिक कार्य के द्वारा हमको जो पारिश्रमिक मिलेगा, ये देखिए, पारिश्रमिक मतलब वही मजदूरी, दिहाड़ी या मजदूरी मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है, देखिए क्या, कि यदि कोई शिक्षक अपने वर्ग में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके बदले में उसे जो मासिक वेतन मिलता है, जो फी मिलता है, आप लोग जो फी देते हैं अपनी क्लासेस में, ट्यूशन में, तो वो टीचर का क्या होता है, वही आय होता है। क्योंकि भैया उसके पास तो उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, पैसे उसके पास कैसे आ रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे अपनी क्लास में, और उसके बदले जो मासिक वेतन देते हैं बच्चे लोग, उसी को क्या कह देंगे, आय। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया इस बात को, क्लियर। एक क्वेश्चन समझ में आया, चलिए इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ओके, हालांकि ज्यादा तो चांसेस ऑब्जेक्टिव के हैं। कह रहा है कि जीडीपी का विस्तारित रूप लिखें। जीडीपी का फुल फॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे हिंदी में विस्तारित रूप लिखा है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों फुल फॉर्म या कह दीजिए, या फिर जीडीपी, या इसको एब्रिविएशन भी कहते हैं। तो जीडीपी का विस्तारित रूप देखिए, जी से होता है ग्रॉस, और डी से डोमेस्टिक, और पी से प्रोडक्ट। इसका क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जीएनपी का विस्तारित रूप लिखें। जीएनपी, तो जैसे जीडीपी है उसी तरह से जीएनपी है। तो ग्रॉस, एन से नेशनल और पी से प्रोडक्ट,
जी से ग्रॉस, एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि एटीएम का विस्तारित रूप लिखिए। हम लोग तो बोलते हैं धड़ाक से एटीएम एटीएम एटीएम। एटीएम का पूरा नाम, एटीएम का फुल फॉर्म या एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर कहीं कहीं आपको ऑटोमेटेड भी दे देगा। ओके, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्लियर हुआ? ये 4 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, ओके 6 की 5 है, छोड़े ना नंबर को। देखिए कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है। बात समझिएगा, आर्थिक नियोजन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, बहुत मोस्ट आपके एग्जामिनेशन में ही आएंगे ये क्वेश्चन। ओके, और ध्यान से समझिएगा, समझ पाए तो चलिए दोस्तों। तो कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है, इसको पहले समझेंगे। कह रहा है कि राष्ट्र जब अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार देश के विभिन्न साधनों का विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करता है तो वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। समझिएगा मेरे बातों को, पहले हम लोग समझेंगे नियोजन क्या होता है, उसके बाद आर्थिक नियोजन क्या होता है। बात को समझिए। नियोजन का मतलब भैया, अगर पहले बात आपको अपने भाषा में बता दे कि कोई भी काम को अगर करना है तो उसके लिए नियोजन सबसे बड़ी जरूरी चीज है। क्योंकि अब जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर शादी, मान लीजिए आपके घर शादी हो रही है और शादी में कौन काम कब किया जाएगा और कौन लोग करेंगे, अगर ये नहीं तय किया जाएगा तो शादी एकदम विफलता हो जाएगी। जैसे कि अगर भंडारा रूम में जिसमें पकवान रखे गए हैं, जिसमें खाने पीने के सामान रखे गए हैं, अगर उसमें कोई ना हो तो क्या होगा? जो भी लोग बाहर से जाएंगे अपने मर्जी से सामान निकालेंगे, निकाल के जिसको जितना लेना है वो अपना लेके इधर उधर कर देगा। मतलब ये कि वहां से सामान घटने की नौबत आ जाएगी। अगर वहां पे कोई व्यक्ति रहता है तो इसका मतलब ये कि समय समय पर और थोड़े थोड़े कर करके जरूरत के अनुसार जब वहां से देगा तो भंडारा रूम में पता चलेगा कि अभी हमारे पास आदमी इतने खा लिए, अभी इतने बचे हैं, तो अगर घट रहा है खाना तो वो वहां से क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा कि और बनाई जाए। समझ पा रहे? या फिर कोई भी काम, जैसे इतने बड़े देश को हमारे बनाने के लिए, चलाने के लिए, इतने बड़े देश को एक संविधान लाया गया, एक संविधान बनाया गया कि ये चीजें ऐसे ऐसे कोई भी काम की जाएगी। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो नियोजन का मतलब हम लोग कहते हैं ना कि अपने मन में डायग्राम बनाना कि पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, तब जाके हमारा वो काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। समझ पा रहे? अन्यथा विफल हो सकता है। तो नियोजन ही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई भी काम को सफल बनाने के लिए नियोजन की बहुत जरूरी होती है। इसीलिए एक क्वेश्चन आपका बनता है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो देखिएगा, आर्थिक नियोजन मतलब वो पैसे वाली की बात कर रहे हैं, समझिए, पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसे से नियोजन कैसे किया जाता है। देखिएगा ध्यान से। राष्ट्र जब अपनी प्राथमिकताओं को, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र जब अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार, माने जो उनकी कर्तव्य है वो कर्तव्य के अनुसार, देखिए देश के विभिन्न संसाधनों में, देश के विभिन्न संसाधन है, जैसे कि आपका हो गया रेल परिवहन, हो गया ना रेल संसाधन, परिवहन संसाधन, या फिर कह दीजिए कि ये सब जितने भी डीजल पेट्रोल जो भी आते हैं सब, मैंने बहुत सारा काम, बहुत सारा, क्या बताएं आपको, बहुत सारा। कह रहे कि देखिए कि प्राथमिकताओं के अनुसार देश के विभिन्न संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं के प्रयोग में करता है। देखिएगा, तो जो हमारे देश के जो भी प्राथमिकता, जो भी अपनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी के अनुसार देश के सभी संसाधनों में क्या करेगा? सभी जितने भी संसाधन है, सभी संसाधनों में विकास करने का काम करेगा, विकासात्मक क्रियाओं में वो अगर प्रयोग करेगा तो उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन। क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन। मतलब समझिए अपनी भाषा में एक तरह से, मतलब हमारे पास पैसे हैं भैया, पैसे हैं, सही बात है, पैसे हैं, तो क्या पैसे का हम मिसयूज करेंगे क्या? नहीं ना। पैसे की, अगर मान लीजिए हमारे पास पैसे हैं और हमको कैपेसिटी भैया कि हम 4 रोटी खाएंगे तो क्या होटल में 20 रोटी मांग लेंगे? नहीं ना। समझ पा रहे हैं? तो यही हमारा जब देश जो है, हमारा देश, अपना देश भारत जो है वो बहुत महान देश है, और जब हमारा देश भारत है, ये भारत देश अन्य संसाधनों में अगर अपने सहायता करता है उनके विकास के कामों में, तो उसी को कहते हैं क्या? आर्थिक नियोजन। जैसा कि अभी कल ही परसों 2-3 दिन पहले बजट पेश हुआ है, हमारे भारत के बजट
पेश करने वाली वो महिला हैं निर्मला सीतारमण, समझे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उन्होंने बजट पेश किया कि कौन से क्षेत्र में, बजट देख लीजिए वही आर्थिक नियोजन से जुड़ा हुआ है कि मतलब कौन से क्षेत्र में कितना इनकम हुआ है और कौन से क्षेत्र को विकास करने के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को एक पूरी जनता के सामने लिखित प्रमाण लाना है, क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब जैसे देखिएगा, अर्थात अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का एक ऐसा नियोजन, समन्वय एवं उपयोग है जिनसे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। मतलब कि समय पर जो निर्धारित किया गया कि इतना हमको काम करना है, अगर समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को, अगर सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य पूरा करना है और पूरा हम कर लेंगे तो उसी को कह देंगे, क्या हुआ, देखिए, तो उसी को कह देंगे आर्थिक नियोजन। आगे कह रहा है कि भारत का योजना आयोग, भारत के जो हमारे योजना आयोग है वो प्राय 5 सालों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। वो 5 सालों में हमको क्या करना है, कब कैसे करना है, इन सभी कामों को क्या करता है, इनके लिए एक योजना बनाएगा कि इस क्षेत्र में, अभी तो बताएं कि बजट पेश हुआ है, तो बजट पेश हुआ तो उस समय योजना भी बन गया होगा कि किस किस क्षेत्र में कितने रुपए देने हैं, कितने पैसे देने हैं, कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, समझ पा रहे। इसी सबको क्या बोल देंगे हम, आर्थिक नियोजन। ओके, आर्थिक नियोजन का मतलब कह दीजिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं और उसी पैसे के अनुसार सभी क्षेत्रों में विकास करेंगे, उसी के अनुसार विकास करेंगे, उसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन। समझ पाए, क्लियर हुआ। आगे चलिए, कह रहा अगला क्वेश्चन नंबर 7 में कि लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता का मतलब यहीं से मिल रहा है, देखिए, असमानता के माने अलगा, माने विभिन्नता, समझ पा रहे। और लैंगिक मतलब लिंग, वो मनुष्य या जीव आपके 2 प्रकार के लिंग के अनुसार होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, ये सब आपको लोगों को पता होगा। तो कह रहा है क्या, देखिए, लिंग के आधार पर, ये जो आंसर हमारा है, ये जो देखिए आंसर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि लिंग के आधार पर समाज में मानव जाति को, पूरे मनुष्य को, समझ पाए, अब मानव ही नहीं, जानवरों को भी ले लीजिए, देखिए लैंगिक, देखिए लिंग के आधार पर समाज में मानव जाति को जब स्त्री एवं पुरुष में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। जैसे आपको बता देखिएगा, देखिए कह रहा क्या कि यह असमानता सामाजिक, यहाँ पे असमानता होगा, यहाँ पे छूट गया है, ओके, यह असमानता सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में होता है। जैसे कि आपको हम बता दें कि जैसे आप दशहरा पूजा में जाइएगा, समझे, तो देखिएगा माता के पंडाल के सामने इस साइड लिखा रहता है महिला, एक साइड लिखता है पुरुष, समझ पाए। या फिर हमारा रेलवे में चले जाइए तो रेलवे में भी महिलाओं को क्या किया गया है, एक अलग बॉक्स, एक बोगी बना दी गई है जिसमें महिलाएं लिख दिया जाता है, समझ पा रहे हैं, एक में पुरुष लिख दिया जाता है, या पुरुष वाला के लिखा नहीं तो महिला को छाट दे तो बाकी बचा पुरुष, तो उसमें चल जाएंगे, एक विकलांग कैटेगरी बांट दी जाती है। उसी तरीके से देखिए यह असमानता सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। राजनीतिक का मतलब कि आप लोग सुने होंगे कि इस बार जो यहाँ के विधायक की सीट है वो महिला के है, यहाँ पुरुष का है, यहाँ पे, समझ पा रहे ना। तो इसी सब असमानता को क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो कह रहा है कि वस्तु विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है और इस बार एग्जाम में आएगा भी, ओके। हाँ, कह रहा है कि वस्तु विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, समझ पा रहे हैं ना। देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, इतना ईजी ना कि आप खुद से बना सकते हैं इसको, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको खुद आता है, बस अर्थ केवल आप इसको अपनी ये भाषा में नहीं जानते, ओके। देखिए जरा सा, कह रहे किसी भी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब आप खुद को समझिए, मुझे समझिए, बहुत सारी वस्तुओं का हम लोगों की आवश्यकता होती है, होती कि नहीं, केवल एक ही 2 प्राणी की नहीं, पूरे विश्व के सभी प्राणियों को बहुत सारे वस्तुओं का जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। अब समझिएगा, और वे सभी इच्छुक वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता। हम लोग खुद से सभी वस्तु बना लेंगे क्या, नहीं बना पाएंगे ना, हम लोग खुद से वस्तु सभी तो नहीं बना पाएंगे। अब समझिएगा, नहीं बना सकते हैं, उसे अन्य वस्तु के लिए किसी अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे भैया मान लीजिए, सिंपल सा बात है, अगर आप हीरो हैं, एक फिल्म शूट करना चाहते हैं, उसमें हीरोइन की ज़रूरत है, अब आप बताइएगा कि हीरोइन खुद बन पाइएगा जी, ना, हीरोइन को बुलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कहाँ है ना, उसमें बंगलनी आएगी तब है ना जी, बंगाल जाइएगा। मतलब समझिएगा, मतलब ये कि अगर ये दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं वो उनके पास सारी वस्तुएं नहीं होती हैं,
और सारी वस्तुएं स्वयं उत्पादित भी नहीं कर सकते तो वो करते क्या है कि एक वस्तु को अगर अपने पास की जरूरत है तो वो जो भी वस्तु की जरूरत होती है अगर अपने पास नहीं है तो किसी और अन्य व्यक्ति पर हम निर्भर रहेंगे, निर्भर करेंगे नहीं, निर्भर रहेंगे उन लोगों पे, बहुत सारे व्यक्तियों पे निर्भर होना पड़ता है क्योंकि हमारे पास सभी वस्तुएं नहीं होती है। तो भैया हम करते क्या है कि अपने पास से एक अपनी वस्तु को उनको दे देते हैं, अपनी जो मुझे इच्छा है उनसे हम ले लेते हैं मुझे भैया। और ये प्रणाली अभी भी गांव में चलती है, मतलब नहीं समझे, मतलब कि वस्तु देना और वस्तु लेना, वस्तु के बदले वस्तु लेना या वस्तु के बदले वस्तु देना, ये प्रणाली अभी गांव में भी चलती है। जैसे कि गांव में अगर आसपास के दो गांव घर होंगे और आटा उनके घर घट जाएगा तो वो क्या करेंगे कि आटा किसी और के अपने बगल वाले पड़ोसी से मांग के लाएंगी और पड़ोसी जब इनके यहाँ हो जाएगा तो आटा को वो दे देंगी। या फिर कुछ किसी अन्य वस्तु को अपने पास कोई नए नए चीज़ या अच्छी चीज़ें बनती हैं तो अपने पास से उनके घर दे आएगी और उनके घर जो दूसरे पड़ोसी घर किसी दिन कोई चीज़ बनेगा तो उनके घर से अपने घर लेकर आएगी, ये वो खुद दे पाएंगे। समझ पा रहे? तो वस्तु विनिमय, विनिमय का माने आदान प्रदान करना और वस्तु विनिमय का मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। तो यही कह रहा है क्या कि यदि किसी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ओके, और वे सभी इच्छुक वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वे अन्य वस्तु के लिए देखिए किसी अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं किसी अन्य लोग पर। अब कह रहा क्या कि जब व्यक्ति के कोई इच्छित वस्तु जब व्यक्ति के पास कर लीजिएगा, जब व्यक्ति के पास कोई, देखिए जब व्यक्ति के पास कोई इच्छित वस्तु नहीं रहता, मतलब मेरी इच्छा के अनुसार व्यक्ति के मेरे पास वस्तु वो नहीं है, अब समझे, नहीं रहता है तो वे दूसरे व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध वस्तु को दे देता है और अपनी इच्छित वस्तु को दूसरे व्यक्ति से प्राप्त कर लेता है और इसी प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। क्लियर हुआ? नहीं समझ पाए? एक बार समझिएगा। देखिए अगर हमारे पास भैया मुझे किसी और चीज की इच्छा है, कोई और वस्तु की मेरे पास नहीं है, तो हम किसी अन्य लोगों से मांग के ले आएंगे और अपनी इच्छा पूरा करेंगे और अपना वस्तु उन दूसरे लोगों को दे देंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन ये तब हो रहा था जब लोगों के पास रुपए नहीं थे या रुपए का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन अब तो क्या हो गया है, इसकी चालन थोड़ी सी कम हो गई है, इसकी प्रचलन थोड़ी सी नहीं बहुत ही कम हो गई है। जैसा कि अगर मुझे चीनी की जरूरत है भैया तो हम चीनी खुद बनाते तो नहीं बनाते हैं ना, तो हम उस जब पैसा आ गया तो पैसा तो भैया दुनिया में सबसे बड़ा तो पैसा ही है ना, तो पैसा हम दुकान पर देते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं? चीनी ले आते हैं। हम पैसा देते हैं दुकान पे, उसके बदले हम आटा लेकर आते हैं। हम पैसा देते हैं और चाट छोला समोसा फुचका फुचकी सब चीज़ खा लेते हैं। तो हमने दिया पैसा और उधर से आ गया वस्तु, तो ये वस्तु विनिमय रहा कहाँ? समझ पा रहे? तो इसका मतलब ये प्रचलन तब था जब पैसे की आविष्कार नहीं हुआ था। समझ पा रहे इस बातों को? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी अपने ध्यान से देखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, तो मेरी बातों को जैसे गौर से सुनिएगा। ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में किसी दिए गए वर्ष में किसी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा कहलाती है। सकल घरेलू क्या होगा? तो कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में कोई निर्धारित समय दिया गया, एक मान लीजिए 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, चाहे 4, जितना भी वर्ष दिया गया समय, अब उसी समय में किसी राष्ट्र के द्वारा मतलब कोई देश के द्वारा उत्पादित वस्तु जो बनेगा, वस्तु निर्माण होगा, जो वस्तु का उत्पादन किया जाएगा और सेवाओं की वो जो कुल मात्रा होगी ना, उसी को क्या कह देंगे हम लोग? सकल घरेलू उत्पाद। अब चलिए आगे कह रहा है क्या कि इसी प्रकार किसी राष्ट्र के सीमा के भीतर, कोई देश के अंदर, समझ में, देश के अंदर भीतर किसी निर्धारित समय और अवधि में उत्पादित सारी वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल बाजार में मौद्रिक मूल्य उतना ही ज्यादा होता
है। समझिएगा जरा सा कि अगर भैया कोई देश के अंदर कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है, कोई वस्तु बनाया जा रहा है, समझ पा रहे हैं, और उनकी सेवाएं जो पूरा निर्माण होगा, वो वस्तुएं और सेवाएं जो भी होगी उनकी जितना होगा उन सब की मात्रा को ही क्या कह देंगे, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब सिंपल सा समझिएगा कि अपने देश में उत्पादित वस्तु और उसी से जब हम सेवा लेंगे उसी को कह देंगे सकल घरेलू उत्पाद। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कार कंपनियां, कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, वो हमारे देश में ही बनती है और पहनते हैं हम ही लोग, या हम ही लोग कार ड्राइव करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी वो कार, वो सकल घरेलू उत्पाद। जैसे टाटा है कि नहीं है, पूरे इंडिया की कंपनी है कि नहीं, टाटा, रतन टाटा के वो है कि नहीं है, तो टाटा की जो भी गाड़ी आती है, टाटा की जो भी सामान टाटा के आते हैं, उनका उत्पादन करके हम लोग खुद उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे सेवा लेते हैं, उसी को कह देंगे सकल घरेलू उत्पाद। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या है, यूएनडीपी क्या है। तो यूएनडीपी क्या विस्तारित रूप भी लिख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, यूएनडीपी क्या है ये भी लिख सकता है, दो नंबर ये भी पूछ सकता है। तो एक सिंपल सा ये क्वेश्चन छोटा सा है, देखिए यूएनडीपी का मतलब यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, डी से डेवलपमेंट और पी से प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक है क्या, तो एगो ये संस्था है। देखिए ये विश्व स्तरीय विकास से संबंधित संस्था है, मतलब विश्व के पूरे देश में कैसे विकास हो रही है, कहां पे समस्याएं आ रही है, इन सभी के सभी समस्याओं को देखने के लिए रख रखाव निर्धारण और उसके ऊपर पूरा जांच कमेटी बैठाने, जो भी हो उन सब की सेवाओं के लिए जो भी उसके देख रेख करेगा, उसी को कहते हैं, उस संस्था को कहते हैं क्या, यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक विश्व स्तरीय क्या है, तो संस्था है जो विश्व के विकास को देखने में, चेक करने में, या फिर उनको कहीं जब कमी है वो कमी को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है। क्लियर। तो दोस्तों आज आपके लिए ये जितने क्वेश्चन थे वो सिर्फ इकोनॉमिक्स थे, और ये अभी हम बहुत सारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबके क्वेश्चन लेकर आएंगे। घबराइए नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से देखिए 471, 72, 75 करीब में हो गए हैं, तो 500 जल्दी से पहुंचा दीजिए। तब तक दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सरस्वती पूजा है, माता सरस्वती का नाम लेकर आप अपने पढ़ाई के लिए बुआ रुके नहीं, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। सरस्वती पूजा के लिए जाएं, 1-2 घंटे में वहाँ से पूजा करके प्रसाद खा करके फिर अपनी जगह पर बैठ जाएं। ओके दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में।